जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं मार्केट की कुछ अपडेट्स की। मैं स्टार्ट करूँगा जापानीज़ करेंसी से और जापानीज़ करेंसी में हमारे पास अपडेट ये थी, थोड़ी-सी हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस करूँ। हुआ ये था कि जब हमारे पास खबरें थी कि फेडरल रिज़र्व 6 रेट कट करेगा, ठीक है? तब हमारे पास बैंक ऑफ जापान से ये खबर थी कि चलें हमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो यूएस डॉलर खुद ही वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ कि पॉवेल साहब ने आके ये बात की कि जनाब मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हैं और अभी हमें मज़ीद इन्फ्लेशन के प्रिंट्स चाहिए जिस और कित कौन सा प्रिंट चाहिए जो पिछले साल के आखिरी 7 महीने वाले प्रिंट्स हों, उससे बेहतर, ठीक है? यानी कि इन्फ्लेशन के कम प्रिंट्स। वो प्रिंट्स हमें चाहिए देन हम सोचेंगे हमने रेट कट करना है। इन अदर वर्ड्स बॉस्टिक साहब और इन्होंने और काशकारी साहब ने यही कहा कि जनाब अब यूएस के हालात ठीक हैं। तो इन्फ्लेशन जो है ना वो एटलीस्ट इधर ही रहेगी या इससे बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली जिसकी वजह से रेट कट अभी फ़िलहाल नहीं होते। ठीक है? जब ये जापानी बैंक ऑफ जापान ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने फिर अभी बात की कि जनाब हम इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है? उन्होंने इंटरवेंशन की बात की और बैंक ऑफ जापान की तरफ से अब ये जो था ये जो येन है वो अपने 34 इयर्स के लो तक पहुँच चुका है, ठीक है? अच्छा, अब बैंक ऑफ जापान ने पहले इंटरवेंशन की थी साल 2022 में, ठीक है? एक बार उन्होंने सितंबर में की थी और एक बार उन्होंने अक्टूबर में की थी और मैंने दोनों इवेंट से कैप्चर किए थे और ये लेवल इसका 151 और 152 था, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि बैंक ऑफ जापान ने अपने ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी थी, उसको एंड किया, ठीक है? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कौन-सी होती है पॉलिसी जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, ठीक है? उन्होंने वो पॉलिसी अपनी एंड की, इवन के उस पॉलिसी को एंड करने के बाद भी जापानीज़ करेंसी में स्ट्रेंथ नहीं आई, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एंड की और वो पॉजिटिव टेरिटरी में गए, जब पॉजिटिव गए थे, तो ये होना चाहिए था ऐसे कि उनको स्ट्रेंथ मिलती, लेकिन उनको नहीं मिली स्ट्रेंथ। ठीक है? अच्छा, फिर और क्या फ़िल्म चल गई कि डॉविश जो लैंग्वेज इस्तेमाल होना शुरू हो गई कि जनाब अभी अगले हायर का पता ही नहीं यार कब आना है। याद होगा आप लोगों को कि जब मैंने ये कवर किया था इवेंट तो मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ जापान का अभी ये वाला रेट हाइक हो भी जाए, बड़े से बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक अगले रेट हाइक के साथ ये वाला रेट हाइक कन्फर्म नहीं होता, आप कोई बात पक्की ना समझना। ठीक है? वही बात हुई कि उन्होंने नेक्स्ट वाले की बात की थी, हमें तो पता ही नहीं कब होना है। ठीक होगी बात यानी कि जो उन्होंने रेट हाइक किया भी है, वो भी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ तक ये सारी कहानी थी बैंक ऑफ जापान की। अच्छा, अब बात करते हैं फेडरल रिज़र्व से जेरोम पावेल साहब की। इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने बात की कि जनाब अभी हमें कोई भागने की ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, हम आराम से ही अपना काम सीधा कर लेंगे। ठीक है? उनके कहने का ये मकसद था उनकी सारी जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंटरव्यू दिया था अब एक वो जिस रिपोर्टर को दिया था मुझे मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं है आई मीन उसको जिन्होंने उससे बात की थी तो मैंने पूरी उसको कवर करके उसकी उर्दू आप लोगों के सामने रखी थी और मेरे ख्याल से आज या कल दोबारा उन्होंने को बात करनी है तो मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा ठीक है इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि जनाब हमें कोई ज़रूरत नहीं है भाग के इंटरेस्ट रेट कम करने की इसके साथ फिर गवर्नर वालर साहब ने जो है ना उन्होंने बात की कि जनाब कि जो है ना अभी मज़ीद रेट कट्स करने की हमें भी ज़रूरत नहीं है यानी कि वालर साहब और ये फेडरल रिज़र्व से चेयरमैन जो पावल साहब हैं ठीक है इनके नाम भी एक जैसे ही है बात भी एक जैसी है तो इनके लिहाज से अभी दोनों हॉकिश ही हैं ठीक है ये बात हुई है फेडरल रिज़र्व की तरफ से अब बात करते हैं ऑयल से रिलेटेड ठीक है अच्छा अब ऑयल ने क्या किया जी ऑयल अपने 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है ठीक है और इसकी वजह क्या बनी जो कि मिडल ईस्ट में ये सारा जो ये फसाद हो रहा है ठीक है इनके लिए हम दुआ गो ही हैं अब जो फसाद हो रहा है उस वजह से और ये जो मेक्सिको में जो सप्लाई है ऑयल की वो जो कट की गई है उस वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं ठीक है दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि फेडरल रिज़र्व ये बात कर रहा है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग इकोनॉमी को चलने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है डिमांड है ऑयल की ठीक है जो देखो जो वॉर वाले मामले अलग है लेकिन इकोनॉमी को रन करने के लिए ऑयल की ज़रूरत है और वो ऑयल
जब अपना वो ज़रूरत पूरी करेगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी और फिर उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, ये थी ऑयल से रिलेटेड बात। आप ऑयल को ट्रेड करने से पहले या उसकी सेलिंग में जाने से पहले ये ज़रा फंडामेंटल देख लेना। अच्छा, अब बैंक ऑफ कनाडा से हमारे पास ये ख़बर आती है कि वो कह रहे हैं, एनालिस्ट बेसिकली जो सीआईबीसी एनालिटिकल फर्म है, उन्होंने बात की है कि जनाब हमें ये उम्मीद या ख़दशा है कि बैंक ऑफ कनाडा फेडरल रिज़र्व से पहले अपना रेट कट करना शुरू कर दे। ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेडरल रिज़र्व ने भी रेट कट करना है। रेट कट किए बगैर फेडरल रिज़र्व का भी गुज़ारा नहीं है। लेकिन वो इतना रेट कट नहीं करेगा जितना कि बाकी बैंक्स को करने पड़ जाने हैं, और रिलेटिवली फेडरल रिजर्व इन बाकी बैंक्स के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगा। ठीक है, रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, वैसे तो इनके वो रेट कम होने ही हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पर एक बात आई है कि बैंक ऑफ कनाडा अपना रेट कट ज़्यादा रेट कट कर सकता है फेडरल रिजर्व के मुकाबले में। अब जीबीपी की बात करते हैं। जीबीपी का अगर हम सीज़नल ट्रेंड देखें, आपको पता है सीज़नल ट्रेंड हर मंथ के स्टार्ट में मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। जो सीज़नल ट्रेंड है जीबीपी का, यानी कि अप्रैल का, वो ज़रा मज़बूत है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? यानी कि आप पिछले 10 साल में देख लें तो अप्रैल में जीबीपी में तेज़ी ही आई है, ठीक है? तो यही चीज़ ही कह रहा हूँ, यही चीज़ें हम दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीबीपी से, लेकिन इस शर्त पे कि यूएस में जो है वो थोड़ी-सी कमज़ोरी आए और यूरो में भी कमज़ोरी आए, ठीक है? अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जीबीपी में स्ट्रेंथ नहीं आती, ठीक है? अच्छा, अब इसको रिस्क कौन से हैं? यूएस में वो जो है ना वो सेफ हेवन की डिमांड होगी, क्योंकि ये ग्लोबल जो टेंशन्स हैं, पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ये काफ़ी, देखो ग्लोबल टेंशन्स तो हैं ही हैं जो रोला पड़ा हुआ है। अब पॉलिटिकल टेंशन्स भी वही हैं कि ट्रंप साहब ने जब वहाँ पर उन्हें बनना है, नहीं बनना, उनके केसेस जितने हो रहे हैं और सारे मामलात जो है ना, ये सारी एक वो अच्छी भली ट्रबल क्रिएट करके बैठे हुए हैं, ठीक है? और अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज़ बरकरार रहे तो ये चौथे क्वार्टर तक, इस साल के चौथे क्वार्टर तक बरतानवी पाउंड के ऊपर भारी रहेंगे, ठीक है? तो हम एक वीकनेस देख सकते हैं, और मैंने एक प्रॉपर वीडियो बरतानवी पाउंड जीबीपी यूएसडी के लिहाज से की थी, वो आप लाज़मी देखें, आपको सारी बातें समझ आ जाएँगी। साथ ही साथ हमारे पास ये भी एनालिसिस आती है कि अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना रेट कट ज़्यादा कर दे या पहले कर दे फेडरल रिज़र्व के मुकाबले में, देन अगेन हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर बरतानवी करेंसी में हमारे पास एक डाउनफॉल देखा जा सकता है, ठीक है? बेसिकली गेम सारी फेडरल रिज़र्व के इंटरेस्ट रेट पे आके रुकी हुई है। अब गोल्ड की बात करते हैं तो फेडरल रिज़र्व से यही बात आ रही है कि यूएसडी में मज़ीद तेज़ी आ सकती है अगर इन्फ्लेशन बरकरार रहे इसी रेट पे, या फिर इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उनको फिर उसको कम करने के लिए वो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो तो फिर वो उस करेंसी में फ़िल वक्त वो एक स्ट्रेंथ लेके आएगा, ठीक है? तो यूजुअली आपको पता है कि गोल्ड किस तरह रिएक्ट करता है इन चीज़ों से, ठीक है? तो ये वही रिएक्शन उसका होगा। और एक और चीज़ जो है ना वो सामने आने वाली ये है कि चूँकि गोल्ड जो है ना वो एक सेफ हेवन माना जाता है, ठीक है? तो गोल्ड सेफ हेवन माना जाएगा और फिर गोल्ड में भी तेज़ी आती है अगर ये अनसर्टेनिटी का पीरियड बढ़ जाए, या अनसर्टेनिटी बढ़ जाए, ठीक है? या फिर ऑब्वियसली अगर आपको पता है रेट कट्स हों तो फिर जो है ना वो जो गोल्ड में तेज़ी आ सकती है। अच्छा, रेट कट के ऊपर हम क्यों बात करते हैं कि गोल्ड में तेज़ी आएगी, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख, देखें बात समझें ज़रा, इनका रिश्ता क्या है? देखें गोल्ड जो है ना एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि है सेफ हेवन, लेकिन इसमें जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको कोई यील्ड नहीं देता, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है? कोई बेनिफिट नहीं देता, माँ सिवाय कि उसका जो रेट ऊपर नीचे होता है उसके, ठीक है? तो लोग और इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं जहाँ से उनको पता हो कि यार ये डिपॉज़िट कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया तो हमें उसमें से पैसे मज़ीद आएँ। ठीक है? और यही सारी गेम इंटरेस्ट रेट की है, और इंटरेस्ट रेट अभी आपके सामने यूएस और न्यूज़ीलैंड का सबसे ज़्यादा है। ठीक होगी बात? तो जब इंटरेस्ट रेट यूएस का बरकरार रहेगा, तो आपके पास अगर लेट्स सपोज़ $1 बिलियन है, तो आप गोल्ड में रखेंगे उसको, ठीक है? या फिर आप यूएस डॉलर में रख के उसमें से यील्ड कमाएँगे अपनी,
ठीक है? ये बात समझ आ गई ऑब्वियसली आप यील्ड कमाएँगे। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि यील्ड कम होना शुरू हो गए हैं, देन आपने कहना अच्छा यार ठीक है अब यूएस की जो हालात ठीक नहीं है, पैसा निकालो वहाँ से और सेफ्टी की तरफ जाओ जो कि गोल्ड है। ठीक है? तो वो गोल्ड की तरफ फिर लोग जाते हैं। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि अगर रेट कट होते हैं, ठीक है? और रेट कट होते हैं तो फिर ये अनसर्टेनिटी तो रहे। अनसर्टेनिटी के साथ अगर रेट कट होते हैं तो ये गोल्ड के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब बात करते हैं आरबीए से रिलेटेड। आरबीए ने रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 18 और 19 तारीख मार्च की 18 और 19 तारीख की होने वाली मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो ट्यूसडे को पब्लिश की थी। ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था कि जनाब हम एक ऐसे वक़्त के ऊपर आ गए हैं कि हमें नहीं पता कि हमने रेट हाइक करना है या रेट कट करना है। ठीक है? लेकिन उनको इतना पता है कि इन्फ्लेशन अभी भी वहीं पर बरकरार है और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है? तो फिर क्या हुआ, ये लार्जली इवन है, यानी कि उनके हिसाब से हमें ये नहीं पता कि हमने रेट हाइक करना है या रेट कट करना है। ठीक है? तो ये ऑब्वियसली स्ट्रेंथ की तरफ तो उनकी बात जाती नहीं है। ठीक है? तो ये किस्म की ये वीकनेस की तरफ ही जाती है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इन्फ्लेशन इनकी तो चलो बढ़ती भी रहती है, लेकिन इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ वीक ना होती, तो फिर मैं कहता हाँ, अभी ग्रोथ की तरफ हालात ठीक है क्योंकि एटलीस्ट ग्रोथ बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन भी काबू में बैलेंस एक बन रहा है, यानी कि जितनी ग्रोथ बन रही है तो इन्फ्लेशन भी लोग एडजस्ट हो रहे हैं उस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के साथ। लेकिन अब हो क्या रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेकिन इकॉनमी ग्रो ही नहीं कर रही। इसलिए ये मुझे कम से कम बुलिश हालात तो नहीं लगते। ठीक है? एंड देन आरबीआई ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है 4.35% पे स्टडी रखा और ये नवंबर से ही इसी रेट पे है अभी। ठीक है? गाइज़ ये थी सारी जो चीज़ें मुझे नज़र आईं, आप लोगों को मार्केट के सेंटिमेंट्स बताने थे ताकि आप लोग बात को समझ सकें। फिर मैं दोबारा हाज़िर होऊँगा आप लोगों के सामने। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।